दोस्तों नमस्कार। मैं अश्विनी विशिष्ट एक बार फिर आपके सामने और मैं अधिकांश यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग और जीवामृत की बात आप लोगों से करता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने नेचुरल फार्मिंग और जीवामृत को लेकर बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो ये सब जानते हैं। फिर भी जो नए किसान या गार्डनर इस चैनल को देखकर मुझसे जुड़ते हैं और कहते हैं कि साहब हमें ये बात समझ में नहीं आई, एक बार फिर से बता दीजिए कि जीवामृत को बनाने के लिए कितना पानी डालना है, इसमें कितना भोजन डालना है, इसे कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ऐसे बहुत सारे विषय उनके दिमाग में आते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी का एक बार फिर से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों स्वागत करता हूँ और आप इस समय देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपसे वो सब क्रमबद्ध तरीके से बताऊंगा अगर आप जैविक खेती को करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि खेती में जीवामृत का क्या उपयोग है और इसमें कितनी प्रकार की भ्रांतियां हैं। दोस्तों आज के इस कैप्सूल को देखकर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये जीवामृत का वो सार है जिसकी दोस्तों आपको तलाश थी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जीवामृत है क्या। जीवामृत मिट्टी में रहने वाले नाना प्रकार के माइक्रोब्स का वो कल्चर है। और ये कितने प्रकार के होने चाहिए। दोस्तों मैं आपको पहले ये स्पष्ट कर दूं कि कुछ माइक्रोब्स को छोड़कर आज तक किसी को ये नहीं पता कि इनकी कितने प्रकार की प्रजातियां होती हैं। ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। दोस्तों जीवामृत लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु का वो विशाल भंडार है जो जंगल की मिट्टी में विद्यमान गुड़ और आटे जैसे प्रकृति घटकों को मिलाकर तैयार किया जाता है। दोस्तों ये सूक्ष्म जीव मिट्टी में अपनी संख्या को बढ़ाकर पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। इसलिए दोस्तों जीवामृत कोई जैविक खाद नहीं बल्कि सूक्ष्म जीवाणु का सबसे अच्छा स्टार्टर कल्चर है। दोस्तों जीवामृत एक बिग कॉन्सेसिया है। कॉन्सेसिया का मतलब समूह। दोस्तों बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणुओं का ग्रुप, और इसे मैं भी नहीं जानता और इसे कोई भी नहीं जानता। वैसे मैं दोस्तों आपको ये बता दूं कि प्रकृति को कम्प्लीटली अभी तक कोई नहीं जान सका, मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ मैं इसे समझने का प्रयास ज़रूर करता हूं और मैं जितना समझ पाया हूं और जितना मेरा अनुभव है मैं उस अनुभव को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करके जो भी इसके प्रैक्टिकली अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उन्हें मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करता हूँ। और हाँ मैं एक बात आपको और बता दूँ कि मैं ऐसे ही कोई हवा में तीर नहीं मारता हूँ। जो सच्चाई है उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। इसलिए दोस्तों मैं अक्सर कहता हूँ कि आप जब भी बाज़ार से कोई नया प्रोडक्ट्स लेकर आएँ, जिसने भी आपको गाइड किया है, आप ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े में उस प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देखिएगा कि प्रोडक्ट्स के रिज़ल्ट खेत में कैसे आए हैं। दोस्तों अब आप खुद समझ जाएंगे, मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों मैं जो जीवामृत बनाता हूँ मैंने उसे कई जंगल की मिट्टी से लाकर तैयार किया है। दोस्तों ये जीवामृत उनका कंसेशिया है। दोस्तों आप भी अपने आसपास किसी जंगल में जाइए जो रिच एरिया का जंगल हो, मतलब उसमें लोगों का आना जाना ना के बराबर हो। आपने उस जंगल में जाना है और आपने उस जंगल की मिट्टी को ऐसे समझना है कि मैं जो आज जंगल से मिट्टी ला रहा हूँ उसमें जितने भी जीवाणु विद्यमान हैं वो सभी आज से 60 साल पहले लगभग आपके खेतों में विराजमान थे। दोस्तों अब इसका एक नया विषय ये आता है कि हमने इन सभी माइक्रोब्स को टेक्नोलॉजी के नाम पर किसी के बहकावे में आकर
बड़ी बेरहमी से मारा है। जब हम दीमक को मारने, ब्राइट ग्रब को मारने, नेमाटोड को मारने के लिए बहुत ही पावरफुल खतरनाक पेस्टिसाइड ज़मीन में एक्युमुलेट करते हैं, तो दोस्तों नेमाटोड्स को मारने के लिए फिर केचुआ भी मरता होगा और पेस्टिसाइड को देने से सॉइल जहरीली भी होती होगी। तो दोस्तों मिट्टी में जितनी भी रहने वाली माया थी उन सबको हमने पेस्टिसाइड देकर ख़त्म कर दिया। आजकल दोस्तों अमूमन प्राकृतिक खेती की बात होती है और जब हम प्राकृतिक खेती को करते हैं तो उसमें एक शब्द आता है जीवामृत। दोस्तों कुछ लोग जो खेती के महानुभाव हैं सोशल मीडिया पर कहते हैं कि जीवामृत गाय के गोबर और गौमूत्र से बनता है। दोस्तों ये सिर्फ एक मिथ है। जो सच्चाई है वो आज मैं आपसे कह देता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कोई लालच नहीं है और आज मैं आपको एक ऐसी साइंस की बात बताता हूँ। कहते हैं कि जो सच है उसे ज़रूर कह देना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके। हालांकि ये बात लोगों को मेरी बहुत बुरी लगती है। दोस्तों गाय का गोबर, भैंस का गोबर, बकरी का गोबर, ऊँट का गोबर, आदमी का मल जब हम भोजन खाते हैं तो इसको पचाने के लिए दोस्तों बहुत सारे माइक्रोब्स का रोल होता है। और जब हम मल विसर्जन करते हैं और टेस्ट करवाने से ये पता चला कि इसमें कितने सारे माइक्रोब्स हैं। ठीक उसी प्रकार जब गाय के गोबर को भी टेस्ट करवा कर देखा गया तो इसमें भी माइक्रोब्स पाए गए। तो खेती के महानुभाव ने बोला कि जीवामृत को बनाने के लिए गाय के गोबर को डालिए, गौमूत्र को डालिए, थोड़ा सा गुड़ डालिए, थोड़ा बेसन डालिए, बोलते हैं जीवामृत बन जाएगा। दोस्तों मेरे साथ मेरे पुराने किसान मित्र और बागवानी को करने वाले जो भी लोग जुड़े हैं वे सभी खेती के महानुभाव द्वारा बताए गए गाय के गोबर और गौमूत्र से बना जीवामृत को खेतों में डालकर हार कर थक गए और जब उन्हें इस जीवामृत से कोई फ़ायदा नहीं मिला, फसलों की पैदावार गिरनी शुरू हो गई, तो ये सब फिर मेरे साथ आए और मेरी कही बातों को फॉलो करने लगे। दोस्तों आज इनके खेत बिना खाद को दिए कई गुना ज़्यादा पैदावार दे रहे हैं। दोस्तों ये है साइंस का कमाल जिसे आज तक किसी ने नहीं बताया। अब मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ। दोस्तों मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना कि किसी के भी पेट में भोजन को पचाने की क्रिया में जो भी माइक्रोब्स सहायक होते हैं, जब वो मल या गोबर के रूप में पेट से बाहर आते हैं तो उनमें मौजूद माइक्रोब्स का इस धरती पर कोई रोल नहीं होता, जिसका मैं आपको उदाहरण भी दे देता हूँ। दोस्तों जब किसान या बागवानी को करने वाले गाय का गोबर, भैंस का गोबर, ऊँट का गोबर या बकरी के गोबर को एक जगह इकट्ठा करके 6 महीने तक रखता है और देखता है कि 6 महीने के बाद भी गोबर डिकम्पोज नहीं हुआ, तो दोस्तों यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर वहाँ डिकम्पोजिशन वाले माइक्रोब्स होते तो ये गोबर डिकम्पोज होकर कब का सड़ गया होता। अब दोस्तों मुझे आप ही बताइए कि इतना सब कुछ पता लगने पर जब गोबर नहीं सड़ा तो फिर मैं दोस्तों अपने जीवामृत में गाय का गोबर या गौमूत्र को कैसे डालूं। दोस्तों यहाँ तक की वीडियो देखकर एक बात तो आपको स्पष्ट हो गई होगी कि जीवामृत को बनाने में गाय के गोबर या गौमूत्र का कोई रोल नहीं है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि मेरी ज़मीन में मतलब इस मिट्टी में जो जीवाणु थे वो पेस्टिसाइड डालने की वजह से मर गए। दोस्तों अब इन जीवाणुओं को संचय करना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि आपके खेत में कुछ ना कुछ तो कार्बन की मात्रा रह गई होगी, जीरो तो नहीं हुई होगी। मान लीजिए आज हम मिट्टी को टेस्ट कराते हैं तो कार्बन की मात्रा 0.03% आती है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि 1 हेक्टेयर मिट्टी में 60 क्विंटल कार्बन है। अब ये 60 क्विंटल कार्बन होने के बावजूद भी इसमें पैदावार ज़्यादा नहीं निकल रही है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ
कि मिट्टी में सूक्ष्म जीव तो हैं पर उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक बात और साफ कर दूँ कि हम चाहे खेतों में कितना भी पेस्टिसाइड दे दें, ये अगले नेक्स्ट रेनी सीजन में फिर दोबारा फॉर्म हो जाएंगे। दोस्तों ये भी सच है कि जिस दिन ये सूक्ष्म जीव पूरी तरह से ख़त्म हो गए उस दिन दुनिया में इंसान भी नहीं बचेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर एक बात तो ये साफ़ हो गई कि मिट्टी में उन्नत पैदावार लेने के लिए उतनी चीज़ें नहीं हैं जितनी होनी चाहिए थी। तब विषय ये आता है कि कितनी होनी चाहिए थी। तो मैं एक बार फिर कह दूं कि ये किसी को भी नहीं पता है कि कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों मेरा ये एक कॉन्सेप्ट था, या यूँ कहूँ मेरा ये एक विचार था कि मैं जंगल में जाऊं और वहाँ की मिट्टी को लाकर इसका प्रोपोगेशन करूं। तो दोस्तों जंगल की मिट्टी को लाकर मैंने अपने गार्डन में ये जीवामृत बनाया। अब प्रश्न ये आता है कि आप इसे अपने यहाँ कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके आसपास 50, 150, 200 किलोमीटर पर जो जंगल है वहाँ जाकर बायोमास को लाना है। बायोमास भी उस जगह से लेकर आना है जहाँ की ज़मीन नीची हो, क्योंकि बरसात के मौसम में पानी अपने साथ गिरे पेड़ों के पत्ते, टहनियाँ, फल फूल को बहाकर उस जगह पर ले आता है जहाँ पर ज़मीन नीची होती है। दोस्तों वीडियो में मैंने कुछ देर पहले आपसे एक बात कही थी कि हम खेतों में जितना चाहे पेस्टिसाइड दे दें, ये अगले नेक्स्ट रेनी सीजन में फिर दोबारा फार्म में आ जाते हैं। कैसे आते हैं, अब मैं यहाँ पर वही आपसे बात करने जा रहा हूँ। यहाँ से वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। दोस्तों जंगल में जहाँ ज़मीन नीची होगी वहाँ पे बायोमास ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। उस बायोमास को हटाना है। उसके नीचे जो आपको भुरभुरी मिट्टी मिलेगी उस मिट्टी को हाथों से इकट्ठा कर लेना है। खड्डे को कोई खुरपी या फावड़ा से नहीं खोदना है। दोस्तों उस मिट्टी को ले आइए, ड्रम में डालिए, पानी से भरिए, पुराना गुड़ डालिए और डेली डंडे से हिलाइए। दोस्तों जीवामृत बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आता है। लोग कहते हैं कि ये कितने दिन में बनेगा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपके पास ज़मीन कितनी है। और दूसरा, जब आपके दिमाग में ये सवाल आया कि हमने जीवामृत को बनाना है तो नेक्स्ट क्रॉप्स के लिए आपके पास समय कितना है। दोस्तों मेरे पास दो फैक्टर हैं। एक मान लो कि ज़मीन हमारे पास 5 एकड़ है और दूसरा जीवामृत को बनाने का समय अब मेरे पास सिर्फ 30 दिन है। दोस्तों मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताता हूँ कि 200 लीटर के ड्रम में पानी भरकर उसमें 5 किलो जंगल की मिट्टी डालकर 28 किलो पुराने गुड़ को डालिए और डेली हिलाइए। दोस्तों ये 50-60 दिन में तैयार हो जाएगा। अब दूसरी तरफ मेरा एक किसान मित्र जो मेरा डेली वीडियो देखता है कहता है कि वशिष्ठ साहब मेरे पास तो सिर्फ 30 दिन का समय बचा है, ये अब तो नहीं बन पाएगा। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि मेरी बातों के साथ आप अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिएगा कि वशिष्ठ क्या बोल रहा है कि 200 लीटर पानी के ड्रम में 5 किलो मिट्टी डालेंगे, 28 किलो पुराना गुड़ डालेंगे तो ये 50 से 60 दिन में बनेगा। लेकिन अब आपके पास सिर्फ 30 दिन का समय है और बनाना कितना है, 100 लीटर। क्योंकि दोस्तों जब भी हम जीवामृत बनाएंगे तो हमें 1 एकड़ ज़मीन के लिए 20 लीटर बनाना है और 5 एकड़ ज़मीन है तो मुझे 100 लीटर बनाना है। तो ये 100 लीटर नहीं बल्कि हमें 110 लीटर बनाना है, क्योंकि आप बार बार जंगल नहीं जा पाएंगे। बस एक बार इसे बना लिया, फिर वही जीवामृत का कंसोर्सिया 10 लीटर अपने पास रख लेना है अपनी अगली क्रॉप्स के लिए। क्योंकि दोस्तों जीवामृत को बनाने की मात्रा यहाँ पर कुछ अलग है। हमारे पास 5 एकड़ ज़मीन है, 30 दिन में बनाना है और यहाँ पर वशिष्ठ साहब बोलते हैं कि 5 किलो जंगल की मिट्टी लाना है, 200 लीटर जीवामृत बनाएंगे,
इसमें 28 किलो पुराना गुड़ डालेंगे और ये 60 दिन में तैयार हो जाएगा। तो आपको इसकी गुना क्या करना है देखिए, क्योंकि आपको इसे 30 दिन में बनाना है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि मिट्टी की मात्रा को आपने 5 किलो ही रखना है। दोस्तों ये सफिशेंट है। और 200 लीटर बनाना है और 30 दिन में बनाना है तो मिट्टी को आपने 10 किलो कर देना है। और यहाँ इसे बनाना है 5 एकड़ के लिए, तो पानी की मात्रा को 100 लीटर कर दीजिए और गुड़ को 28 किलो की जगह 14 किलो कर दीजिए। और किसी किसान के पास अगर 2 एकड़ ज़मीन है तो फिर उसे 100 लीटर जीवामृत नहीं बनाना है, 50 लीटर ही बनाना है। तो मिट्टी की मात्रा को वही रखना है, पानी को आपने 50 लीटर कर देना है और गुड़ की मात्रा को 7 किलो कर देना है। तब भी ये दोस्तों 25 से 28 दिनों में बड़े आराम से बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक विषय ये आता है कि इसके बनने का निर्धारित समय जंगल की उस रिच मिट्टी से है जहाँ से आप इस मिट्टी को लेकर आए हैं। मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या कितनी है, जैसे कि कहते हैं कि 1 ग्राम मिट्टी में 2 से 2.5 करोड़ माइक्रोब्स होने चाहिए। अगर उस मिट्टी में 2 से 2.5 करोड़ माइक्रोब्स हैं तो ये जीवामृत जल्दी बन जाएगा। 1 करोड़ हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा और मिट्टी में इनकी संख्या लाखों में है तो टाइम फिर दोस्तों ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पर मुझे मेरे किसी किसान मित्र ने बताया कि विशेष साहब आपने जैसा बताया था मैंने वैसा ही बनाया, लेकिन इसमें वो स्मेल या चिपचिपापन नहीं आया जैसे आपने बताया था कि हाथों को 3-4 बार साबुन से धोने से भी इसकी स्मेल ख़त्म नहीं होती। विशेष साहब वैसे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। दोस्तों ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो मेरा किसान मित्र मिट्टी लेकर आया था, दोस्तों मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बताया था कि मिट्टी में माइक्रोब्स की मात्रा कितनी है, यह उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो दोस्तों आपने जंगल की वह रिच मिट्टी को लाना है जहाँ माइक्रोब्स की मात्रा बहुत अधिक हो। तो जंगल का मतलब दोस्तों 200-300 किलोमीटर का नहीं है। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जंगल का मतलब उस रिच मिट्टी से है जो आपके आसपास नहर के किनारे, सड़क के किनारे या मरघट जहाँ इंसानों की खुरपाती ज़्यादा ना हुई हो, वहाँ की मिट्टी को भी आप ला सकते हैं। दोस्तों जीवामृत बनाने की एक कला है कि आपकी मिट्टी का कलेक्शन कहाँ से है। दोस्तों अगर मिट्टी रिच होगी तो फिर जीवामृत भी अच्छा और जल्दी बनेगा। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों हमें नेचुरल फार्मिंग को करना है तो उसके लिए ये क्यों ज़रूरी है? तो दोस्तों मेरी बात को अब बड़े ध्यान से सुनना। ये क्यों ज़रूरी है? 1 हेक्टेयर खेत के लिए जैसे कि वैज्ञानिक बोलते हैं कि अच्छी पैदावार लेने के लिए 100 क्विंटल गोबर की खाद दीजिए। 100 क्विंटल खाद देने के बाद इस खेत की हिस्ट्री ये है कि बदकिस्मती से इसमें बार बार पेस्टिसाइड को देकर सूक्ष्म जीवों को मार दिया गया और यहाँ माइक्रोब्स की संख्या ना के बराबर है। और ऊपर से वैज्ञानिकों ने इसमें गोबर देने के लिए और बोल दिया। दोस्तों खेतों में गोबर की खाद देना बहुत ज़रूरी है। फसलों के अवशेष को रिटर्न करना खेती में बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके बावजूद भी किसान कहता है कि इस बार मैंने 100 क्विंटल गोबर की खाद भी डाल दी, लेकिन फिर भी मुझे इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, मतलब पैदावार में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। दोस्तों बढ़ोतरी ना मिलने का कारण ये है कि कोई भी फसल गोबर को नहीं खाती। ये गोबर बायोमास जब नमी की दिशा में 2-3 महीने रहकर बायोमास से कार्बन बनेगा तो फिर उस समय सूक्ष्म जीवाणु इसमें अपना वर्क करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी फसल ना तो कार्बनिक पदार्थ खाती है ना ही कार्बन खाती है। तो फिर दोस्तों एक बात ये स्पष्ट हो गई कि जब खेत में कार्बन होगी तो सूक्ष्म जीवाणु कार्बन को खाकर अपना लाइफ सर्कल मतलब आयु को तय करते हैं। दोस्तों
कोई 2 घंटा, कोई 4 घंटा, किसी का 8 घंटा, किसी का 20 घंटा कार्बन को खाकर और अपनी आयु को पूरा करके मर जाते हैं। जब ये मरते हैं तो इनका नाम होता है जीवाणु, जो फसलों का मुख्य भोजन होता है। दोस्तों, जब जीवांश फसलों को मिलेगा तो फर्टिलाइज़र अपने आप घटने लग जाएंगे। दोस्तों, हमने जितने भी रासायनिक खाद अपने खेतों की मिट्टी में दिए हैं, पौधे इनका टेम्परेरी तौर पर 30% की मात्रा को यूज़ करते हैं और बाकी 70% अघुलनशील अवस्था में बदल जाते हैं। तो जब मैं कहता हूँ कि किसान अगर जीवामृत को सही से बना ले और इसे समय से खेतों में डाल दे, तो ये जीवामृत के जीवाणु, जिनका मेन फंक्शन मॉलिक्यूल को तोड़ना होता है, दोस्तों ये मॉलिक्यूल जो 70% की मात्रा में खेतों की मिट्टी में पड़े हैं, ये जीवामृत के जीवाणु मॉलिक्यूल को डिज़ोल्व कर देते हैं। दोस्तों, यह एक सोची समझी साइंस है। मिट्टी में कार्बन की मात्रा धीरे धीरे 0.6 से 1% तक होने लग जाएगी। दोस्तों, इस मात्रा को पूरा होने के लिए 2 से 4 साल लगेंगे। जब किसान फसलों के अवशेषों को आग नहीं लगाएगा और ये अवशेष डिकम्पोज होकर फसलों में जैविक खाद का काम करेंगे, दोस्तों आपको फिर खाद देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यूरिया का प्रचलन फिर बंद हो जाएगा। जब जैविक खाद पौधों को उपलब्ध होगी तो फिर इनकी पौष्टिकता देखकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको पौष्टिकता का एक प्रमाण और दे देता हूँ कि आज हमारे भारत की आधी आबादी से ज़्यादा लोग, यानी कि देश में 60 से 70 करोड़ लोग सप्लीमेंट्री फूड को ले रहे हैं। दोस्तों, सप्लीमेंट्री फूड का मतलब कि कोई जिंक की गोली ले रहा है, कोई आयरन की गोली ले रहा है, तो कोई मैग्नीशियम की गोली ले रहा है, तो कोई कैल्शियम की गोली ले रहा है। दोस्तों, आज के समय में इंसान को सप्लीमेंट्री फूड की ज़रूरत क्यों पड़ी? पौधों को सप्लीमेंट्री फूड की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि सॉइल में वो शक्ति नहीं है जो होनी चाहिए थी। तो इसलिए दोस्तों, खेतों में जीवामृत देना क्यों ज़रूरी है, अब आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको जीवामृत को बनाने की पूरी जानकारी दे दी है और पूरे विस्तार से बता भी दिया है। तो दोस्तों, आप अपने खेतों में जीवामृत का प्रयोग ज़रूर करें। दोस्तों, इसको बनाने का खर्चा लगभग 0 आता है और ये बड़ी आसानी से आपके खेतों में ही बन जाता है। दोस्तों, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा जो जैविक खेती में रुचि रखते हैं। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई जानकारी के साथ। आप पर्यावरण के साथ जुड़कर और जैविक खेती को अपनाकर सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।